गुड इवनिंग पीपल। पॉलिटी फॉर सीएसई 2026 के लिए अभी हम नेशनल इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल के साथ कंपेयर करेंगे। एक बहुत ही छोटा सा डिस्कशन होगा हमारा ये, जिसमें हम नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल के बीच में क्या डिफरेंसेस एंड क्या सिमिलरिटी है उस पर लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या इफेक्ट है, क्या इम्प्लीकेशंस है। एक हमारा एक समरी की तरह होगा। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ड्रॉ अ लाइन बिटवीन नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल। तो सबसे पहली बात यही है कि नेशनल इमरजेंसी आपके किस आर्टिकल से लगती है, तो आर्टिकल 352 याद रखिएगा। प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल से लगता है, तो आर्टिकल 356 याद रखिएगा। अब इन दोनों के बीच में क्योंकि हम एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। थोड़ी टेढ़ी हो गई पर कोई बात नहीं, टेढ़ा है तो मेरा है। ओके, सबसे पहले ग्राउंड देखेंगे कि व्हाट आर द ग्राउंड्स, किस ग्राउंड पर नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करते हैं। सो नेशनल इमरजेंसी के प्रोक्लामेशन के लिए 3 ग्राउंड्स है। पहला है वार, दूसरा है एक्सटर्नल एग्रेशन, तीसरा है आर्म्ड रिबेलियन। वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, इंडिया या फिर इंडिया की किसी पार्ट की सिक्योरिटी अगर इन तीनों सिचुएशंस में से किसी एक की वजह से थ्रेट में हो तो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। अब प्रेसिडेंट रूल के केस में क्या है ग्राउंड्स। प्रेसिडेंट के रूल के केस में एक ही ग्राउंड है कि एक ऐसा सिचुएशन आ जाए जहां पे स्टेट की गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से नहीं कैरी किया जा सकता है, जिसको हम फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी भी कहते हैं। यानी इसका ग्राउंड क्या है, अ सिचुएशन इन विच, कौन सा सिचुएशन है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट कैनॉट बी कैरीड ऑन in accordance with provisions of the Constitution। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग सरकार किसी भी स्टेट में जब आप कैरी नहीं कर सकते हैं, उसी सिचुएशन को हम फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, और यही ग्राउंड होता है आपका माफ करिएगा प्रेसिडेंट रूल के इम्पोजिशन का। सो पार्डन मी, नेशनल इमरजेंसी के इम्पोजिशन का क्या ग्राउंड है, जब इंडिया की सिक्योरिटी, पूरी की पूरी इंडिया की सिक्योरिटी या फिर इसके किसी पार्ट की सिक्योरिटी वार, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन की बेसिस पे थ्रेटन होता है, उस समय नेशनल इमरजेंसी लगती है। आर्टिकल 352 के अंदर डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है नेशनल इमरजेंसी को, उसमें नहीं जाएंगे, जाकर के आप क्लास देख लीजिएगा। प्रेसिडेंट रूल और आर्टिकल 356 का क्या है कि ऐसा सिचुएशन अराइज हो जाए जहां पे अब उस किसी पार्टिकुलर स्टेट में अब वहां की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं फंक्शन कर सकती है। इट्स एज सिंपल एज दैट, और इसी को फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी करते हैं। एंड याद रखेंगे कि इस सिचुएशन के अराइज होने में, ये जो सिचुएशन अराइज हुआ है, इस सिचुएशन के अराइज में वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन का कोई नेक्सस हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। यानी ये सिचुएशन आर्म रिबेलियन, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन से इंडिपेंडेंट भी हो सकता है या इनकी वजह से भी हो सकता है। कोई डायरेक्ट रिलेशन भी ना हो सकता है और हो भी सकता है, दैट डजंट मैटर। सिचुएशन क्या होना चाहिए कि the government of that particular state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution। किसी भी particular state की सरकार अब constitution के हिसाब से तो नहीं चालू रह सकती है, उस situation में आपके प्रेसिडेंट रूल लगता है अंडर आर्टिकल 356। so next move to the next point। अभी हम देखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी लगने पे सेंटर स्टेट में रिलेशन में कैसे बदलाव आते हैं और प्रेसिडेंट रूल लगने पे सेंटर स्टेट रिलेशन में कैसे बदलाव आते हैं। सो याद रखिएगा कि हमने जब नेशनल इमरजेंसी पढ़ा था तो कहना यह है कि जैसे जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तब स्टेट गवर्नमेंट पूरी की पूरी सेंटर के कंट्रोल में आ जाती है। स्टेट गवर्नमेंट कम्स इन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंटर, स्टेट्स आ जाते हैं। यानी स्टेट्स का कंप्लीट सरेंडर, यहाँ पे उनको फोर्सफुली करना पड़ता है, मजबूरी में करना पड़ता है, बट स्टेट्स कंप्लीट सरेंडर कर देते हैं। हमारा जो डुअल पॉलिटी है वो यूनिटरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेट्स बेसिकली स्टेट्स का जो अभी नॉर्मल सिचुएशन में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है वो इमरजेंसी के टाइम में एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्म की तरह काम करते हैं। जैसे आप जब आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्म्स बनेंगे। इन द सेम वे
स्टेट्स जिस तरह से अभी इंडिपेंडेंट फंक्शन कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के वो आर्म बन जाते हैं। सो अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट में आपकी जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव पार्ट है एंड लेजिस्लेचर है, इस पे क्या इफेक्ट देखने को मिलता है? तो स्टेट एग्जीक्यूटिव कंप्लीट सरेंडर कर देती है, कंप्लीट कंट्रोल है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के। क्लियर है? और जब स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो लेजिस्लेचर का क्या काम है? स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे कानून बनाना। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में स्टेट लिस्ट पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लगता है तो स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है एंड लेजिस्लेटिव असेंबली भी लॉ बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकती है। तो यहाँ पे कंकरेंट लेजिस्लेटिव पावर अपने को देखने को मिलता है, कंकरेंट पावर देखने को मिलता है। क्लियर है? याद रखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट फंक्शनल होते हैं, स्टेट की एग्जीक्यूटिव भी फंक्शनल होती है, लेजिस्लेटिव भी फंक्शनल होती है। एग्जीक्यूटिव के केस में स्टेट एग्जीक्यूटिव सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के कंप्लीट कंट्रोल में रहती है। स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो फंक्शनल होती है, लेकिन पार्लियामेंट के ओवरराइडिंग पावर के सब्जेक्ट होती है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी लॉ बना सकती है, सब्जेक्ट टू ओवरराइडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे कंकरेंट लिस्ट में नॉर्मल सिचुएशन में होता है, उस तरह से स्टेट लिस्ट में इमरजेंसी के दौरान होता है। सो नेशनल इमरजेंसी के दौरान सेंटर को कंकरेंट पावर्स मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन पे। क्लियर है? लेकिन वहीं जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो क्या इफेक्ट होता है इसका? जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगता है, स्टेट का एग्जीक्यूटिव इमीडिएट जो एग्जीक्यूटिव है इमीडिएट इसको डिसमिस किया जाता है, यानी ऑफिस से तुरंत हटाया जाता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है? या तो ये सस्पेंड होगी एंड अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया तो ये डिसॉल्व हो जाएगी। क्लियर है ये? सो स्टेट एग्जीक्यूटिव को तुरंत डिसमिस किया जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली या तो सस्पेंड होगी, ये इमीडिएट इफेक्ट होता है, डिसॉल्व होती है जब पार्लियामेंट अप्रूव कर दे। राइट? अब इस सिचुएशन में जो लेजिस्लेटिव पावर है वो आपके या तो प्रेसिडेंट के पास होगा, पार्लियामेंट के पास होगा, या फिर प्रेसिडेंट के पास होगा या फिर पार्लियामेंट के पास होगा, या फिर प्रेसिडेंट किसी और अथॉरिटी को अपॉइंट करते हैं उसके पास होगा। सो बेसिकली इस सिचुएशन में जो एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सरसाइज प्रेसिडेंट या तो डायरेक्टली कर सकते हैं या फिर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर, और जो लेजिस्लेटिव पावर का एक्सरसाइज है वो पार्लियामेंट खुद कर सकती है या फिर पार्लियामेंट डेलीगेट कर सकती है प्रेसिडेंट को या फिर एनी अदर अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्लियर है ये? सो यहां पे आप देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव पावर यहां पे अज्यूम कर लेती है और लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास चला गया? प्रेसिडेंट यानी सेंटर के पास चला गया। लेजिस्लेटिव पावर किसके पास चला गया? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, अदर अथॉरिटी, सेंटर के पास चला गया। तो प्रेसिडेंट रूल के केस में हमें यहाँ पे एजम्पशन ऑफ पावर देखने को मिलता है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एजम्पशन ऑफ पावर। और नेशनल इमरजेंसी के केस में कंकरेंट पावर देखने को मिलता है। अब एजम्पशन ऑफ पावर का क्या मतलब है कि आप हैं स्टेट लेजिस्लेटिव, आप स्टेट हैं, आप जैसे ही आपके यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा, अब मैं हूं सेंटर, मैंने आपके एग्जीक्यूटिव पावर आपसे छीन लिए, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, उनको ऑफिस से निकाल दिया और वो सारा पावर मैं प्रेसिडेंट हूं, मैंने खुद में ले लिए। आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है मैंने उसको सस्पेंड कर दिया और 1 महीने में 2 महीने में पार्लियामेंट अगर अप्रूव कर देती है तो डिसॉल्व भी कर दूंगा, और ये सारे पावर्स मैंने किसको भेज दिए? पार्लियामेंट में वेस्ट कर दिए। तो एजम्पशन का मतलब होता है कि मैंने आपसे छीनकर खुद में वेस्ट कर लिया, तो याद रखेंगे प्रेसिडेंट रूल के केस में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर का जो चेंजेज होता है उस पर्टिकुलर स्टेट में ऐसा होता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट का सारा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट अज्यूम कर लेती है। इसको एजम्पशन ऑफ पावर करते हैं, अज्यूम कर लेती है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी 352 के केस में
एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर का कंकरेंट एक्सरसाइज होता है। कंकरेंट एक्सरसाइज ऑफ पावर है, यानी स्टेट्स भी कर रहे हैं, सेंटर भी कर रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट रूल के केस में स्टेट्स खत्म। क्लियर है ये? थर्ड, अब हम ये देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि क्या नेशनल इमरजेंसी के केस में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का स्कोप है क्या? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन माने पार्लियामेंट जो है अपने बिहाफ पे किसी और को ऑथोराइज कर दे कि आप मेरे बिहार पे लॉ बना दीजिए, तो नहीं। हमने देखा कि यस, नेशनल इमरजेंसी के केस में स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट के पास कंकरेंट पावर है। पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों लॉज बना सकती है सब्जेक्ट टू ओवरराइडिंग पावर, यानी पार्लियामेंट के लॉ और लेजिस्लेटिव असेंबली के लॉ में कोई भी डिस्क्रिपेंसी आ गई, कोई भी इशू होगा तो पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। सो नेशनल इमरजेंसी के केस में पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकती है, लेकिन क्या पार्लियामेंट किसी और को ऑथोराइज कर सकती है कि देखिए ऐसा है कि बड़ा काम है तो एक काम कर रही है, स्टेट लिस्ट के मैटर पे मेरे बिहाफ में आप लॉ बना दीजिए। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब यही होता है कि पार्लियामेंट अपनी अथॉरिटी डेलीगेट किसी और को दे रही है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या नेशनल इमरजेंसी के दौरान स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाते हुए पार्लियामेंट अपनी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी डेलीगेट कर सकती है? तो आंसर है नो। यहां पे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कोई स्कोप नहीं है। लेकिन वही अगर आपसे पूछा जाए कि क्या प्रेसिडेंट रूल के दौरान डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का स्कोप है, क्या पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे के मैटर्स पे लॉ बनाने का पावर किसी को डेलीगेट कर सकती है? तो आंसर है यस। हमने जब नेशनल प्रेसिडेंट रूल का इफेक्ट पढ़ा था वहां देखा था कि जैसे यहाँ भी हमने देखा है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट अज्यूम करते हैं, लेजिस्लेटिव पावर पार्लियामेंट अज्यूम करती है, और अगर पार्लियामेंट डेलीगेट करे तो प्रेसिडेंट या फिर अदर अथॉरिटी। सो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो पावर है वो किसके पास बेस्ट हो जाती है? पार्लियामेंट के पास चली जाती है। अब अगर स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाना है, अब प्रेसिडेंट रूल लगी है स्टेट में और स्टेट लिस्ट पे अगर लॉ बनाना है तो तीन रास्ते हैं। एक तो खुद पार्लियामेंट बना दे उस स्टेट लिस्ट पे लॉ, या फिर पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो डेलीगेट कर दे। डेलीगेट मतलब अपनी अथॉरिटी किसी और को दे दे। डेलीगेट किसको करेगी? या तो प्रेसिडेंट को कर देगी या फिर प्रेसिडेंट किसी और अथॉरिटी को अपॉइंट करते हैं तो उनको कर देगी, यानी एनी अदर अथॉरिटी। और ये अथॉरिटी कोई ऐसी वैसी नहीं होगी, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, पार्लियामेंट उसको डेलीगेट कर देगी। अब जब किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगता है तो जनरली क्या होता है कि प्रेसिडेंट उस पार्टिकुलर स्टेट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ कंसल्टेशन करते हैं। प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विथ MPs फ्रॉम दैट स्टेट। तो जिस भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगता है, प्रेसिडेंट साहब उस स्टेट के एमपी से कंसल्टेशन करते हैं और उनके साथ मिलके उस लॉ के लिए, उस स्टेट के लिए लॉ बनाते हैं, जिसको कहते हैं प्रेसिडेंट्स एक्ट्स। क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट्स एक्ट्स। तो याद रखिएगा, ये पीटी में अगर प्रेसिडेंट्स एक्ट्स के बारे में पूछा जाता है तो क्या है प्रेसिडेंट्स एक्ट्स? जिस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है उस स्टेट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से प्रेसिडेंट साहब कंसल्टेशन करेंगी एंड उसके बाद उस स्टेट के लिए लॉ बनाएंगे, जिसको कहा जाता है प्रेसिडेंट एक्ट। तो क्या डेलीगेशन का स्कोप है प्रेसिडेंट रूल के केस में? यस। बट क्या नेशनल इमरजेंसी के केस में डेलीगेशन का स्कोप है? डेलीगेशन हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे लॉ बनाने के पावर को क्या पार्लियामेंट डेलीगेट कर सकती है? सो इन केस ऑफ प्रेसिडेंट रूल यस, इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी नो। नाउ अब हम देखेंगे कि मैक्सिमम पीरियड क्या होगा दोनों नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल के बीच क्या डिफरेंस है मैक्सिमम पीरियड का। सो इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी जो मैक्सिमम पीरियड है ये इनडिफिनिट है, कोई टाइम पीरियड नहीं है इसके खत्म होने का। यानी एक बार नेशनल इमरजेंसी लग गई तो ये इनडिफिनिट पीरियड तक चलेगी, सब्जेक्ट टू, अब यहां पे इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट टू पीरियोडिक अप्रूवल of parliament every 6 month। यानी एक बार नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हो गई और वो पास हो गई पार्लियामेंट से, अब हर 6 महीने पे आप पार्लियामेंट के पास जाएंगे और उसको आप एक्सटेंड करा लेंगे
हर 6 महीने पे फिर से वापस जाएंगे एंड एक्सटेंड होता रहेगा। ये एक्सटेंशन यहाँ पे प्रोक्लेम हुई नेशनल इमरजेंसी, मान लीजिए यहाँ पे अप्रूव हो गई। अब आप हर 6 महीने पे जाएंगे और इसको एक्सटेंड करा लेंगे, फिर 6 महीने हो गए जाएंगे एक्सटेंड करा लेंगे, 6 महीने हो गए जाएंगे एक्सटेंड करा देंगे टू द इन्फिनिटी। तो ये साइकिल चलता रहेगा। सो क्या कोई टाइम लिमिट है आपके नेशनल इमरजेंसी का कि इतने समय बाद खत्म होना ही चाहिए? तो आंसर इज नो, ये इनडिफिनिट है, लेकिन सब्जेक्ट टू पीरियोडिक अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। एवरी 6 महीने पे आपको पार्लियामेंट से इसका एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। यही अगर प्रेसिडेंट रूल के केस में अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कोई टाइम पीरियड है प्रेसिडेंट रूल का, क्या कोई मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का कि मैक्सिमम पीरियड होगा इसके बाद प्रेसिडेंट रूल को खत्म होना ही होना होगा? तो यस, मैक्सिमम पीरियड है जिसके लिए किसी भी स्टेट में अगर एक बार प्रेसिडेंट रूल लगता है तो मैक्सिमम पीरियड इसका 3 इयर्स ही है, सब्जेक्ट टू, अगेन यहाँ पे ये 3 इयर्स सब्जेक्ट टू पीरियोडिक अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। अब पीरियोडिक अप्रूवल ऑफ 6 मंथ्स पार्लियामेंट से लेना होता है। मैक्सिमम 3 इयर्स तक ही एक स्टेट में जब आप जिस डेट को प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेम होता है इस डेट से ये प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम 3 इयर्स तक ही जा सकता है। ये मैक्सिमम 3 इयर्स तक ही जा सकता है। इस 3 इयर्स में भी हर 6 महीने पे पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। यहाँ ये 3 साल पूरा होते होते ही किसी भी हाल में उस स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली का जनरल इलेक्शन कराना ही होगा। 44th अमेंडमेंट से हमने कुछ चेंजेस लाए थे कि ठीक है प्रेसिडेंट रूल को 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन 1 साल के बियॉन्ड, अब ये 1 साल के बियॉन्ड जाने के लिए आपको कुछ और कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई करना होगा। वो कंडीशन क्या है कि नेशनल इमरजेंसी लगना होना चाहिए और स्टेट में इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट दे कि अब उस स्टेट में, अभी फिलहाल उस स्टेट में इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं है। जब ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल होंगी तो ये नेशनल प्रेसिडेंट रूल 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो जाएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। क्लियर है? ये हमारा जो लगा है, ये जो है ये 44th अमेंडमेंट 1978 से इंट्रोड्यूस किया गया था। सो आपसे अगर पूछा जाए कि क्या कोई मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है नेशनल इमरजेंसी के ऑपरेशन के लिए, तो आप कहेंगे नो, कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है, इंडिफिनिट पीरियड तक चल सकता है, लेकिन हर 6 महीने पे पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना होगा। आपसे पूछा जाए कि क्या कोई मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है प्रेसिडेंट रूल के लिए, के ऑपरेशन के लिए, द आंसर इज यस। आप कहेंगे कि यस, प्रेसिडेंट रूल के ऑपरेशन के लिए मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है, ये 3 साल है। अगेन आपको बता दिया गया हर 6 महीने पर अप्रूवल लेना पड़ेगा। 44th अमेंडमेंट से कहा गया कि यस, आप प्रेसिडेंट रूल को 3 साल के लिए मैक्सिमम एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इस 3 साल में 1 साल से ज्यादा आपको अगर एक्सटेंड करना है तो 2 चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। नेशनल इमरजेंसी और इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करे कि उस पार्टिकुलर स्टेट में गिवन सिचुएशन में जनरल इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। ये हो गया आपका। नाउ अब हम देखेंगे कि हमने पढ़ा था कि नेशनल इमरजेंसी का या तो नेशनल इमरजेंसी आप पूरे देश में लगा सकते हैं या फिर देश के किसी पार्ट में लगा सकते हैं, लेकिन नेशनल इमरजेंसी किसी तरह से भी लगी हो, यहाँ पे सेंटर का जो सेंटर स्टेट रिलेशन है ये सारे स्टेट्स के साथ मॉडिफाई होता है। ये सारे स्टेट्स के साथ मॉडिफाई होता है, चेंज होता है, आप जो भी बोल लीजिए, या तो किसी पर्टिकुलर एरिया में नेशनल इमरजेंसी लगा हो तब भी, या फिर पूरे देश में लगा हो तब भी, सारे स्टेट्स के साथ सेंटर स्टेट रिलेशंस चेंज होता है। लेकिन प्रेसिडेंट रूल के केस में जिस पर्टिकुलर स्टेट में स्टेट इन विच 356 इज इम्पोज्ड, जिस पार्टिकुलर स्टेट में 356 लगा है उसी स्टेट के साथ सेंटर के रिलेशंस मॉडिफाई होंगे। क्लियर? नेशनल इमरजेंसी के केस में सेंटर के सारे स्टेट्स के साथ रिलेशन में बदलाव आता है, लेकिन प्रेसिडेंट रूल के केस में जिस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है उसी स्टेट के साथ सेंटर के जो रिश्ते हैं उनमें बदलाव आएगी, उनमें तब्दीली आएगी, बाकी स्टेट्स के साथ नॉर्मल रिश्ता रहेगा। अगला सवाल उठता है कि हमने कहा कि हमें पता है कि नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल दोनों को पार्लियामेंट से अप्रूवल भी लेना होता है प्रोक्लामेशन का, और एक्सटेंशन के लिए भी अप्रूवल लेना होता है। लेकिन ये अप्रूवल के लिए क्या चाहिए?
अप्रूवल एंड कंटिन्यूएशन। चाहे आप नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लामेशन देख लीजिए या फिर प्रेसिडेंट रूल का प्रोक्लामेशन देख लीजिए, दोनों को पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए और कंटिन्यूएशन के लिए परमिशन चाहिए। अब सवाल ये है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान 352 जब लगती है देश में, तो सिंपल मेजोरिटी से अप्रूवल या होगा या स्पेशल मेजोरिटी से होगा या क्या होगा? तो याद रखेंगे, इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी बोथ अप्रूवल एंड कंटिन्यूएशन रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी। नेशनल इमरजेंसी के केस में प्रेसिडेंशियल प्रोक्लामेशन का अप्रूवल भी स्पेशल मेजोरिटी से होगा एंड हर 6 महीने पे अगर पार्लियामेंट के पास आता है कि इसको कंटिन्यू करना, वो भी स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा। वही प्रेसिडेंट रूल के केस में क्या है? दोनों अप्रूवल एंड कंटिन्यूएशन। याद रखेंगे, हमने बहुत बार बात की है कि 356 के अंदर प्रेसिडेंट साहब प्रोक्लेम करते हैं, यानी प्रेसिडेंट रूल को डिक्लेयर करते हैं, उसका अप्रूवल भी आपको सिंपल मेजोरिटी से होगा एंड कंटिन्यूएशन भी आपका सिंपल मेजोरिटी से होगा। यानी 6 महीने बाद जब वही सेम प्रोक्लामेशन पार्लियामेंट में जाएगी, पार्लियामेंट में उसको अप्रूव कर देगी, वो कंटिन्यू हो जाएगा। हमने कई बार कहा है कि किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाना और उसको कंटिन्यू करना दाल चावल बनाने जैसा है। सो नेशनल इमरजेंसी के केस में दोनों अप्रूवल और कंटिन्यूएशन के लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट रूल के केस में हमें अप्रूवल और कंटिन्यूएशन सिंपल मेजोरिटी से चाहिए। क्लियर है ये? इसके बाद हम अभी देखेंगे, क्वेश्चन ये है कि क्या ये फंडामेंटल राइट्स पे, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स से अफेक्ट करता है नेशनल इमरजेंसी? अगर देश में 352 लगी है तो क्या देश में अगर 352 लगी है तो क्या सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स पे कोई इफेक्ट है? सवाल है यस। और इसके लिए हमने 2 डिटेल में आर्टिकल्स पढ़ी हैं, आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों आर्टिकल बहुत ही ड्रैकोनियन है, इनका बहुत ही ड्रैकोनियन इफेक्ट है। प्लीज जाइए और नेशनल इमरजेंसी वाला चैप्टर पढ़िए, क्लास देखिए, जो भी देखिए। सो यस, जब देश में इमरजेंसी लगती है तो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स पे बहुत ही खतरनाक तरीके से असर पड़ता है। और कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं? 358 एंड 359। सवाल ये है कि क्या किसी स्टेट में अगर प्रेसिडेंट रूल लग रही है तो उस स्टेट के लोगों पे क्या उनके फंडामेंटल राइट्स पे क्या कोई असर आएगा? यानी मैं अगर बिहार से हूं और बिहार में अगर प्रेसिडेंट रूल लग रही है तो क्या मेरे फंडामेंटल राइट्स के इफेक्ट पे कोई आएगा? इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स, क्या प्रेसिडेंट रूल के लगने से वहां के लोगों के फंडामेंटल राइट्स पे कोई इफेक्ट आता है? तो आंसर इज नो। किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग रहा है, वहां के सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है, देश में या देश के किसी कोने में, तो पूरे कंट्री के सिटीजन्स का इंटायर कंट्री में जो फंडामेंटल राइट है उनका इफेक्ट होता है। 358, 359 इससे डील करता है। एंड लास्ट, रिवोकेशन के लिए क्या क्या रास्ते हैं? रिवोकेशन के लिए क्या क्या रास्ते हैं? तो एक तो प्रेसिडेंट साहब सब्सिक्वेंट प्रोक्लामेशन कर दे, वो है। दूसरा, लोकसभा अगर रिजोल्यूशन पास कर दे, लोकसभा क्या कर दे? रिजोल्यूशन पास कर दे। ये तो सिंपल रूट है कि प्रेसिडेंट साहब चुपचाप आ जाए और वो एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लामेशन पास कर दे कि हाँ भाई, अब प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी हटाई जा रही है देश से। क्लियर है ये? प्रोक्लामेशन माने डिक्लेरेशन, समझिएगा। तो ये रास्ता है। दूसरा कि अगर लोकसभा को लग रहा है कि नहीं, अब अननेसेसरी कंटिन्यू हो रहा है नेशनल इमरजेंसी, तो लोकसभा रिजोल्यूशन पास कर सकती है और ये रिजोल्यूशन बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट साहब पे। याद रखिएगा, ये रिजोल्यूशन बाइंडिंग होगा, यानी अब प्रेसिडेंट साहब को आना ही पड़ेगा और सब्सिक्वेंट प्रोक्लामेशन से नेशनल इमरजेंसी को रिवोक या विड्रॉ करना ही पड़ेगा, ये याद रखिएगा। लेकिन इन केस ऑफ प्रेसिडेंट रूल रिवोकेशन का एक ही रास्ता है कि प्रेसिडेंट साहब आए, सब्सिक्वेंट प्रोक्लामेशन करें थ्रू सब्सिक्वेंट प्रोक्लामेशन। यानी इस केस में लोकसभा के रिजोल्यूशन का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट रूल के केस में लोकसभा के पास रास्ता है कि लोकसभा रिजोल्यूशन पास करके प्रेसिडेंट साहब को मजबूर कर सकती है कि वो आए और एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लामेशन लाए कि अब देश से आपातकाल हटाई जा रही है।
प्रेसिडेंट रूल का रिवोकेशन सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट साहब अपने सब्सिक्वेंट प्रोक्लामेशन से कर सकते हैं। प्रोक्लामेशन माने डिक्लेरेशन, सब्सिक्वेंट माने जैसे वो आकर के बताए, देश डिक्लेयर किए कि डीडी न्यूज पर आकर के डिक्लेयर किए कि देखिए देश के फलाने स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाई जा रही है, तो उसी तरह से जब समय आएगा प्रेसिडेंट साहब फिर से डीडी न्यूज पे आएंगे और कहेंगे कि इस पर्टिकुलर स्टेट से प्रेसिडेंट रूल हटाई जा रही है, उसी को सब्सिक्वेंट प्रोक्लामेशन कहते हैं। सो ये है आपका नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल के बीच का कंपैरिजन। होप इट मेक्स सेंस टू यू। टेबल समझ लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा। पॉलिटी इज वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, लेकिन एज लॉन्ग एज जब तक कि आप उसको समझेंगे नहीं तब तक ये बहुत टेडियस, बहुत टेढ़ी खीर लगती है। एक बार आप इसको समझने लगेंगे, जब हर चीज क्लियरली आपके पिक्चर माइंड आपकी आंखों के सामने दिखेगा कि अच्छा ये होगा ये होगा ये होगा, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि ये क्लासेस आप फॉलो करिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपके PYQs भी हम करेंगे, पॉलिटी और IR के करंट अफेयर्स भी करेंगे, सब करेंगे, लेकिन आपका जो एग्जाम निकलता है वो स्टैटिक के बेसिस पे निकलता है, याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।